हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मिक्स्ड इजी। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू चैप्टर। जैसे कि आपको मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर कराया हिस्ट्री का। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि ये एक्चुअली मैम हमारे में ये एनसीईआरटी अब नहीं चल रही है ना, न्यू कंपाइल्ड बुक चल रही है। बट अगर आपकी वो चल रही है तो उसका मैं बता दूं, फर्स्ट चैप्टर है बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि मैंने आपको कवर कराया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको जो चैप्टर करा रही हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको डाउट आता है या कोई भी टॉपिक रह जाता है तो आप मुझे उस पर कमेंट कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर से, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सो बेसिकली ये कहानी है आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे ही खत्म होता है, रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब रशिया बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज नियर द यूरोप। यूरोप वैसे ये यूरोप में फैलता है क्योंकि फ्रांस एज अ पार्ट है यूरोप का, तो यूरोप में रिवॉल्यूशन फैलता है। बट धीरे धीरे करके ये एक नया मोड़ ले लेता है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन हमारे 10th क्लास में आएगा, उसमें जाके पढ़ेंगे। एंड अभी जो यूरोप की सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले है कि एज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। यूरोपियन सोसाइटी में कई सारे चेंजेस आए थे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कई सारी सोशल ग्रुप्स बने थे, जैसे क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ सोसाइटी थी वो, तो उसमें भी कुछ ड्रामेटिक चेंजेस आए थे, है ना। कुछ चेंजेस आना चालू हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है 3 फिलोसफीज ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आ चुकी थी। क्या क्या फिलोसफीज थी कमेंट में बताइए। ओके, सो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड एक और थी, है ना आपकी, तो वो आपकी आ चुकी थी, जिसको हम ट्रिनिटी बोलते हैं। liberty, yeah, liberty, equality and fraternity, these were the 3 ideologies that come from French Revolution। ओके, इन्होंने क्या किया, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। यूरोप की ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गई। डिस्टिंक्टली 3 आइडियोलॉजीज निकल के आई थी सामने। कौन कौन सी थी? पहली थी लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स ऐसे लोग थे जो हर एक रिलीजन को टॉलरेट करते थे और एक्टिवली अपोज करते थे अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं दे बिकम अ सेक्युलर पीपल, दे आर अ सेक्युलर पीपल, कि ये चाहते थे कि हमारी सेक्युलर आईडी हो, हर रिलीजन को हम फॉलो करें। एंड कोई भी अगर ऑथोक्रेटिक अथॉरिटी हम पे रूल करती है तो हम उस अथॉरिटी को अपोज करें। प्लस वो स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे वेल ट्रेन्ड जुडिशरी को, जो कि आपको मोंटेस्क्यू ने बताया था। मोंटेस्क्यू ने बताया था कि आपको सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स आपको बताया था, है ना, 3 टायर सेपरेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वही ये लोग सपोर्ट करते थे। however they were not democrats because they did not believe in universal added franchise, है ना। वोट का सबको राइट नहीं था, आर्ग्यूइंग दैट वोटिंग राइट सिर्फ मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको मिलनी चाहिए। मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना, कि फीमेल को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे एंड इसलिए उन्हें वोटिंग राइट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो एक फेमिनिज्म का चेंज आता है। रेडिकल्स रेडिकल्स ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो स्ट्रिक्टली मेजोरिटी की जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन जिसे मानती है उनको सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया वहां पे वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे, है ना, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कंसेंट्रेटिव प्रिविलेजेस को अवॉइड किया, है ना, उनको अपोज किया कि ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसको उसको अपोज करते हुए वुमेन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। देन कंजर्वेटिव कौन थे? इन्होंने रेडिकल मॉडिफिकेशंस को अवॉइड किया 19th सेंचुरी में जो हुए, और उन्होंने बोला चेंज इन बेटर, है ना, चेंज आता रहता है,
However, they believe the past needed to be respected and change should happen through a gradual evolutionary process. ये चाहते थे कि कोई भी अगर चेंज आ रहा है तो वो स्लोली आए सोसाइटी में, एकदम ड्रास्टिक चेंजेस ना आए, है ना। तो ये दोनों की ही बात को मानते थे, ठीक है। अब राइज ऑफ सोशलिज्म कैसे होता है और रशियन एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, तो ये बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करती है ये थ्योरी। वो देखती है कि हर एक कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी में जो इल्स है ना, जो सोशल इवल्स हैं, वो बेसिकली इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सोसाइटी वाइड हो, है ना, कलेक्टिव ओनरशिप हो प्रोडक्शन की, रिसोर्सेज की कलेक्टिव ओनरशिप हो। और सबसे एक मेन एग्जांपल है फिलोसोफर कार्ल मार्क्स। वो बहुत ही ज्यादा इस थ्योरी को, है ना, सपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से सोसाइटी में इल सोशल इवल्स आए हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडियोलॉजी दिया, ठीक है। अब इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस कैसी थी 1905 से पहले? तो एग्रीकल्चर जो था वो 85%, रशिया की पॉपुलेशन 85% ओन करती थी, है ना, एग्रीकल्चर को। रशियन पीसेंट्स जो थे वो यूनिक थे, रेगुलरली पूल्ड, अपना कलेक्टिवली वो एग्रीकल्चर किया करते थे। मतलब उनके एक कलेक्टिव एग्रीकल्चर का प्रोसेस उन्होंने किया हुआ था, जिससे वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल फैमिलीज की ही नहीं, कई सारी नीड्स का ध्यान रख पा रहे थे कि स्टेट को क्या चाहिए, है ना। स्टेट में अगर कोई चीज कम पड़ रही है तो वो कलेक्टिवली कर लेते थे, और एक उन्होंने कम्यून, जिसको मीर बोलते हैं, उसमें डिवाइडेड थे। इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग आइसोलेट कई कई कम कम जगह ही पाई जाती थी क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी जैसा कि है। तो वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो जगहें, यहीं पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। वर्कर्स हाईली डिवाइडेड थे अपनी अपनी स्किल को लेके, है ना। और उनके हार्श वर्किंग कंडीशंस थी, तो लार्जली उनमें स्ट्राइक्स होती रहती थी, बट उनमें यूनिटी बहुत ज्यादा थी, है ना, यूनाइटेड थे वो। टाइमलाइन अगर देखें कि कैसे कैसे रिवॉल्यूशन आया, तो 1905 में ब्लडी संडे आता है। पीसफुल प्रोसेशन करते हैं वर्कर्स, जैसे फादर गैपन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टिसार के मिलिट्री फोर्सेस पे, विंटर पैलेस पे फायर कर दिया, ओपन फायर कर दिया, एंड 100 वर्कर्स को मार दिया गया। इससे क्या हुआ, नेशन वाइड स्ट्राइक्स हो गई, एंड सार निकोलस सेकंड, है ना, सार निकोलस सेकंड ने एक पार्लियामेंट बुलाई, है ना, इलेक्टेड पार्लियामेंट बुलाते हैं वो ड्यूमा में। ड्यूमा एक प्लेस है, तो वो एक पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं एंड ड्यूमा में उसे बुलाते हैं। फरवरी 1917 में जब हमारा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो सीवियर फूड शॉर्टेजेस हो जाती हैं। कॉमन सी बात है, कहीं पर भी स्ट्राइक्स होंगी या कोई भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो ये कॉमन है। सीवियर फैक्ट्री लॉकआउट हो गए पेट्रोग्रेड में, वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स होने लगे। मार्च 2 को चार निकोलस टू को थ्रोन पे उन्होंने बिठा दिया, ठीक है। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो ड्यूमा में लीडर्स ने फॉर्म की। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन आता है, ये क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द वोल्शेक्स में। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब उनकी जो पहले की गवर्नमेंट थी, और वोल्शेक्स, व्लादिमिर लेनिन ने आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट की। क्योंकि तुम खुद सोचो, इंडिया में भी जब रिवॉल्यूशन आया था तो कई सारे ग्रुप्स उठ के आए थे, एंड देन उन्होंने एज अ इंडिपेंडेंस की फाइट की थी। ऐसे ही यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, कई सारे ग्रुप्स आए, तो उसमें से एक बोल्शेक्स था जिनके लीडर थे व्लादिमिर लेनिन। उन्होंने एक आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट की। देन बोल्शेक फोर्स सीज्ड गवर्नमेंट ऑफ हिज मिलिट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड, है ना, और पेट्रोग्रेड पे कंट्रोल उन्होंने ले लिया। देन रशियन सिविल वॉर स्टार्ट होती है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट था, क्यों? क्योंकि ये टू ग्रुप्स के बीच में हो रहा था, है ना। पहले तो वोल्शेक्स जो रेड थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे ये, ठीक है। और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी सेकेंड ग्रुप था जो ग्रीन में थे, और प्रो जारिस्ट फोर्स जो व्हाइट में थे। तो इन तीनों में भाई लड़ाई छिड़ जाती है, रशियन सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। वोल्शेक्स अल्टीमेटली सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि उनका यूनिफाइड कंट्रोल था।
मिलिट्री डिसिप्लिन अच्छा था और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट था नॉन रशियन नेशनैलिटीज के लिए। ठीक है, अब की फैक्टर्स फैक्शंस कैसे हैं देखो, टू ग्रुप्स मैंने बताए थे, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स व्लादिमीर लेनिन इनके लीडर थे और मेंशेविक्स के जूलियस मार्टोव और अलेक्जेंडर केरेंस्की। ठीक है, पार्टी स्ट्रेटेजी क्या थी कि ये सोचते थे पार्टी को राइटली डिसिप्लिन होना चाहिए, कंट्रोल एंड द नंबर्स एंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नंबर्स में ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वहीं पे ये बिलीव करते थे कि पार्टी शुड बी कम्प्लीटली ओपन टू ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स के लिए ओपन होनी चाहिए, सिमिलर टू मास पार्टीज इन वेस्टर्न यूरोप। आइडियोलॉजी फेवर्ड एंड इमीडिएट रेडिकल रिवॉल्यूशन, जो ये चाहते थे एक सोशलिस्ट स्टेट का बनना। ठीक है, और ये ज्यादातर डेमोक्रेटिक मेथड्स बने, सोशलिस्ट स्टेट्स ना बने, क्योंकि पूरा सोशलिस्ट स्टेट होता है वो भी सही नहीं होता, तो मिक्स्ड इकोनॉमी चाहते थे। देन यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक्चुअली इसमें इतना ही है क्योंकि यहाँ कंक्लूजन नहीं दिया है इस चैप्टर में, ये चैप्टर आगे कंटिन्यू है 10th क्लास में, तो इसलिए ये थोड़ा सा पार्ट था कि कैसे कैसे है ना रशिया रशिया में रिवॉल्यूशन आता है, एक एम्पायर बनने की तरफ वो जाता है, सोशलिस्ट सोसाइटी आती है। एंड कहीं ना कहीं यही रीजन है जब जो यूएसएसआर है उसमें सोशलिस्ट थॉट है। ठीक है, तो ये चैप्टर था, ये कुछ पीवाईक्यूज है लाइक व्हाई आर लिबरल्स नॉट कंसीडर्ड डेमोक्रेट्स, है ना, आप ये बता सकते हैं इसका आंसर। मेन डिमांड्स मेंशन इन लेनिन एप्रल थीसिस, व्हाट आर द कलर्स फैक्शंस, है ना, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। एंड अगर आपको इनके नहीं आते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं ना। So this are whole chapter and thank you for joining us. Thank you very much.